हाय गाइस दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको नर प्रजनन तंत्र कराया था, यानी कि जो मनुष्य के जो जनन अंग होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। तो आज हम आपको मादा प्रजनन तंत्र कराएंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारे जो मादा जनन अंग होते हैं या फिर मादा प्रजनन तंत्र होता है, जो कि नर प्रजनन तंत्र की अपेक्षा जटिल होता है, एक हार्ड होता है और मजबूत होता है। और उसके बारे में फिर थोड़ा हम आपको अंडाशय के बारे में बताएंगे, अंडवाहिनियों के बारे में बताएंगे, जिससे हमारे जो फैक्ट बनते हैं वो हम सारे कराएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा टाइम तो गंवाना चाहिए ही नहीं हमें। तो मादा प्रजनन तंत्र, और प्रजनन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों को हम जनन अंग के नाम से जानते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सब बता दिया था। तो अब हम बताते हैं, तो पहले बताते हैं हम इसके बारे में कि जो मादा जनन अंग होते हैं वो नर जनन अंग की अपेक्षा जटिल होते हैं। इसका पहला फैक्ट तो यही बनता है, मादा जनन अंग नर जनन अंग की अपेक्षा जटिल होता है, जटिल होते हैं। तो ये हमारा पहला फैक्ट बनता है। अब थोड़ा बता देते हैं आपको अंडाशय यानी कि ओवरी के बारे में। तो ओवरी से क्या फैक्ट बनते हैं हमारे, जो कि एक महिला का जनन अंग होता है, अंडाशय, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। तो देखिए इससे क्या फैक्ट बनता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यह स्त्रियों में भूरे रंग का बादाम के आकार का जो ओवरी होता है, यह स्त्रियों में भूरे रंग का बादाम के आकार का गर्भाशय के दोनों तरफ होता है। यह स्त्रियों में बादाम के आकार का भूरे रंग का गर्भाशय के दोनों ओर होता है, यानी कि दोनों ओर का मतलब होता है, यानी कि यह एक जोड़ी होता है। भूरे रंग का गर्भाशय के दोनों ओर एक जोड़ी होता है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो अंडाशय होता है, जो कि गर्भाशय के दोनों ओर होता है, एक साइड इधर और एक साइड इधर, दोनों साइड होता है, और ये एक जोड़ी होता है। इतना तो आपको पता पड़ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे मैंने आपको मनुष्य का जब जनन अंग कराए थे तब मैंने बताया था शुक्राशय। तो शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या था, ऐसे ही अधिवृषण और वृषण का कार्य बताया था मैंने। जो वृषण का कार्य होता था मैंने आपको बताया था शुक्राणु का निर्माण करना। इसी तरह अंडाशय का कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। और थोड़ी सी आपके लिए ये जानकारी बता देता हूं कि देखो, जो पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं और महिला में अंडाणु पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण करना, या अंडाणु पैदा करना भी बोल सकते हैं, पैदा करना। अच्छा, मैंने अब आपको इसका कार्य बताया। अब एक फैक्ट और बनता है,
इससे दो हार्मोन का स्राव होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोस्टेरन, जो कि ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। जो कि ऋतुस्राव या फिर कह सकते हो मासिक चक्र को नियंत्रित रखता है, जो कि ऋतुस्राव, थोड़ा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, को नियंत्रित रखता है। देखिए, तो हमारे ये दो या तीन फैक्ट यही बनते हैं हमारे अंडाशय से। अब थोड़ा बात करते हैं हम अंडवाहिनियों के बारे में, इनसे भी कुछ फैक्ट बनते हैं। अंडवाहिनियां, जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, यह एक नलीनुमा संरचना होती है और यह गर्भाशय से अंडाशय तक के अंदर जुड़ी रहती है। और इससे एक पॉइंट यह बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहां पे पूरी होती है, तो वह अंडाशय यानी फैलोपियन ट्यूब में पूरी होती है। तो पहले बता देते हैं, यह एक नलीनुमा संरचना होती है। संरचना होती है। यह एक नलीनुमा संरचना होती है, जो कि यह गर्भाशय से अंडाशय तक जुड़ी होती है। अब बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया। देखो, निषेचन की प्रक्रिया क्या होता है, जो हमारे होता है, जो पुरुष होता है, उसमें मैंने आपको बताया था शुक्राणु पाए जाते हैं उसके, तो उससे शुक्राणु निकलते हैं। तो शुक्राणु और जो मादा जनन होते हैं, अंग होते हैं, उनसे अंडाणु, जब इनका आपस में मिलन होता है, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक अंडा होता है, मान लो एक ऐसे अंडा होता है, तो जो इसमें क्या होता है, शुक्राणु प्रवेश करते हैं। शुक्राणु की आकृति कुछ ऐसी होती है। देखिए, कुछ इस तरीके के शुक्राणु होते हैं जो कि इस अंडे में समाते हैं, यानी इसमें प्रवेश करते हैं। इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इस क्रिया के बाद भ्रूण का विकास होता है। फिर उसके बाद जो बच्चा होता है वो उसकी जो एज होती है बढ़ने लगती है और उसके जो अंग होते हैं उनका विकास होने लगता है। तो आपको समझ में आ गई होगी, ये निषेचन की प्रक्रिया होती है जो कि अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होती है। इससे अगला फैक्ट बनता है निषेचन की क्रिया। फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो ये हमने आपको अंडवाहिनियों के बारे में बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं गर्भाशय के बारे में।
तो गर्भाशय से हमारा कौन सा पॉइंट बनता है और क्या उससे फैक्ट बनते हैं। तो देखिए गर्भाशय के बारे में बता देते हैं। तो गर्भाशय को हम बोलते हैं यूटेरस के नाम से। यूटेरस। देखिए इससे बस एकमात्र यही क्वेश्चन आता है कि भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। चलिए इसका एक फैक्ट आता था जो कि हमने आपको करा दिया, उसके बाद हम और आगे बताएंगे। उससे पहले कि इसे साफ कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे थोड़ा योनि के बारे में। देखिए योनि, जैसा कि मैंने आपको जब नर जनन अंग कराए थे तब मैंने आपको शिश्न के बारे में बताया, जो कि स्पंजी ऊतकों का बना होता है और उसका जो फूला हुआ भाग होता है उसे शिश्न मुंड कहते हैं। इसी तरह हम आपको बताएंगे योनि के बारे में। तो देखो यह भी पेशीय ऊतकों की बनी होती है और यह एक सक्रिय नली होती है। और आपके बता दूं कि जो इसका जो क्या होता है, इसका जो उत्तेजित का या उत्तेजनाजनक भाग होता है उसे शिश्निका कहते हैं। ये एक दो फैक्ट इससे बनते हैं जो कि मैं आपको लिखा देता हूं। अंग्रेजी में से वजाइना कहते हैं। तो अब देखिए, तो मैं इसे बता दूं, यह पेशीय ऊतकों की बनी होती है, यह पेशीय ऊतकों की बनी होती है। इसका जो उत्तेजक भाग होता है, इसका उत्तेजक भाग होता है, उसे हम शिश्निका कहते हैं। उसे हम शिश्निका कहते हैं। तो ये एक दो फैक्ट हमारे योनि से बनते हैं। अब थोड़ा बता देते हैं हम आपको कि क्या और क्या होता है। हाँ थोड़ा सा बता देते हैं जो होता है हमारा ऋतुस्राव होता है उसके बारे में। और मैं आपको बता दूं, जो कुंवारी महिलाएं होती हैं उनका जो योनि द्वार बंद होता है वो एक हायसन नामक झिल्ली से बंद होता है, जिसके टूटने पर रक्त का स्राव होता है। कुंवारी महिला का योनि द्वार हायसन नामक झिल्ली से बंद रहता है। हायसन नामक झिल्ली से बंद रहता है, जिसके टूटने पर रक्त का स्राव होता है। पर रक्त का स्राव होता है, जैसा कि आपको समझ में आ गया हुआ। चलिए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ऋतुस्राव, जो कि जिसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं, उसके बारे में। तो ये क्या होता है ऋतुस्राव, या वह बोल सकते हैं इसे हम मासिक चक्र। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अच्छा पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो ऋतुस्राव होता है वह 12 से 45 वर्ष की महिला या
स्त्री को होता है 12 से 45 वर्ष की उम्र में होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो ये होता है और ये 3-4 दिन के लिए होता है। यह 3 से 4 दिन तक होता है। इससे ये फैक्ट बनते हैं। अगला क्या बनता है कि हाँ, इस ऋतुस्राव के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। इसके 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। दोस्तों, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है जैसे कि जो ऋतुस्राव होता है महिला को, उसके बाद क्या होता है, अगर जो हमारे जनन शुक्राणु होता है वो जो अंडा से होता है उसमें समा नहीं पाता, यानी कि निषेचन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती उसमें। तो ये होता है हमारा अंडोत्सर्ग, जिसमें जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में समा नहीं पाता, यानी कि निषेचन की जो क्रिया होती है जो कि फिलोपियन ट्यूब में होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बता देते हैं हम, जो मादा का जो प्रजनन काल होता है यानी गर्भाधान काल होता है उसके बारे में। मनुष्य का गर्भाधान काल 2 से 80 दिन का होता है। तो ये हमारे फैक्ट बनते जो कि मैंने आपको लिखा दिए। और आज के यहीं पे हमारा जो नर यानी मादा प्रजनन तंत्र होता है जो कि कंप्लीट हो जाता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जितना कि मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।